Hello guys, welcome to Pathshala IIT NEET. Today we are going to study class 9th biology first chapter, the fundamental unit of life. तो पहले हम जानेंगे कि लाइफ क्या है। वैसे हम लाइफ के बारे में बायोलॉजी में ही पढ़ते हैं, बायोलॉजी है ही क्या, तो लाइफ के बारे में पढ़ना है। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो कहने का मतलब है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जब बात करते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि वो किससे बना होगा। किसी के भी दिमाग में, ठीक है, आप क्योंकि देखते आ रहे हो तो ये भले ही मन में क्यूरोसिटी ना हो, जिज्ञासा ना हो कि किससे बना है वो ऑर्गेनिज्म, लेकिन जेन्यूनली आना चाहिए। अगर आप साइंस के व्यू से देखो, सोचो, तो ये क्वेश्चन आना चाहिए कि आखिर जो हम लोग हैं वो बने किससे हैं। तो हम लोग जिससे बने हैं उसको कहते हैं सेल, यानी कि जो बेसिक यूनिट है, जो एक एक इकाई हमारे शरीर का है, वो क्या है, वो सेल है। इसीलिए हम कहते हैं कि सेल इज फंडामेंटल स्ट्रक्चर्ड एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक सेल ही है जो हमारा ढांचा बनाता है, हमारे शरीर को एक यूनिट, या तो आप मल्टी सेलुलर की बात कर लो या फिर यूनिसेलुलर की बात कर लो। तो अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो एक सेल से बने होंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो बहुत सारे सेल से बने होंगे। तो जो आप सेल कहते हो वो सेल बेसिक यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, वही सारे फंक्शन को परफॉर्म करेगा और उन्हीं के ऐसे ऐसे सेल्स बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करके एज ए होल ऑर्गेनिज्म का एक फंक्शन परफॉर्म होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेल क्या है, सेल को पैरेलली हम कंपैरिजन कर सकते हैं एक मकान से। मकान किससे बना हुआ है तो हम कह लेंगे कि हाँ ठीक है, मकान ईंट पत्थर जो भी है। तो लेकिन जब उसके कहें कि आखिर मकान का जो बेसिक है यूनिट है, जो इकाई है, वो किससे है, वो क्या है, तो वो हम कहेंगे कि उसका ईंट है। ठीक उसी तरीके से हमारे शरीर का जो इतना बड़ा शरीर है उसका इकाई क्या है, तो उसका इकाई सेल है। साइटोलॉजी जो टर्म है वो टर्म कौन दिए थे, वो टर्म ऑस्कर हर्ट्विग ने दिया था। साइटोलॉजी क्या है, तो द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। अब जब हम जो सेल के बारे में बोल रहे हैं कि सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं, तो ये भी तो सोचना पड़ेगा ना कि आखिर ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं, लेकिन फिर सेल किससे बना है। तो जो इस सेल के बारे में स्टडी करते हैं, उसके बारे में जो पढ़ते हैं, जो नॉलेज गेन करते हैं कि आखिर सेल किससे बना है, उसका कंपोजिशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसको हम साइटोलॉजी में पढ़ते हैं। रॉबर्ट हुक जो थे वो कौन थे, फादर ऑफ साइटोलॉजी। रॉबर्ट हुक इज नोन एज फादर ऑफ साइटोलॉजी। नेक्स्ट टर्म देखते हैं सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी क्या है, तो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स along with their function including the life process of cell is known as cell biology। यानी कि साइटोलॉजी में हम ये देखे थे कि कोई सेल होगा तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो सेल बना किससे होगा। लेकिन सेल बायोलॉजी ऐसा स्टडी है जहाँ पे आप सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हो, सेल में कैसे कैसे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। फंक्शंस कहने का मतलब कि वो सारे फंक्शन जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग रहने के लिए होना चाहिए। तो एक सेल भी जो है वो किसी लिविंग बीइंग से कम नहीं है, यानी कि एक सेल एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म कहला सकता है, एक सेल कंप्लीट इंडिपेंडेंट लिविंग थिंग कहला सकता है, क्योंकि एक सेल के अंदर ही वो सारे के सारे प्रोसेसेस होंगे जो एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग रहने के लिए ज़रूरत है। तो वही बोल रहा है कि हम जब सेल के स्ट्रक्चर, मतलब कौन से सेल किस ढांचे के होंगे, किस किस चीज़ों से मिलके बने होंगे, और सेल के अंदर कैसे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, कैसे सेल अपने अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है, कैसे वो अपने आप को लिविंग बनाए रखा हुआ है, इस चीज़ को पढ़ते हैं हम किसमें, सेल बायोलॉजी में। नेक्स्ट देखते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी लाइफ का जो हम कहें वो बेसिक यूनिट क्या है, सेल है, क्योंकि एक सेल अपने आप में पूरक है, वो हर एक फंक्शन परफॉर्म करेगा। किसी बड़े से बड़े मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का भी बेसिक यूनिट जो होगा, जिस इकाई से बना होगा, वो इकाई क्या है, सेल है। नेक्स्ट देखते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टाइनिएस्ट टू लार्जेस्ट, from microscopic amoeba and single-celled algae to large elephant and synthetic
ट्रीज आर मेड अप ऑफ सेल। कहने का मतलब है कि चाहे आप एक छोटे से छोटे सेल से लेके, छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म से लेके और बड़े से बड़े ऑर्गेनिज्म की बात करो, फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक यानी कि आप जो माइक्रोस्कोप से बहुत ही सूक्ष्म जीवों को देखते हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें जैसे अमीबा वगैरह हो गए, तो और उन छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म से लेके लार्ज एलिफेंट और बड़े बड़े ट्रीज की भी बात करो, तो वो सब जो हैं वो बने किससे हुए हैं? तो वो बने जिस इकाई से हुए हैं, बने जिस यूनिट से बने हुए हैं, वो जिस ईट से बने हुए हैं, वो और कोई नहीं, कौन है? सेल है। नेक्स्ट देखते हैं, ईच सेल एक्ट एज एन ऑटोनॉमस यूनिट। कहने का मतलब है इनका कि जो एक सेल है वो खुद में एक इंडिपेंडेंट यूनिट है, यानी कि वो खुद में खुद का पूरक है, एक लाइफ का पूरक है। कहने का मतलब है कि वो अपनी लाइफ को एग्जिस्टेंस कराने के लिए उसको किसी और की ज़रूरत नहीं है, एक सेल खुद में इंडिपेंडेंट है। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल डज नॉट शो इंडिपेंडेंट लिविंग, यानी कि सेल से, एक सेल से कम कुछ भी जो होगा वो अपने आप को लिविंग थिंग नहीं कह सकता है। यानी कि एक सेल जो अपने अंदर हर एक लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म कर सके, यानी कि जो अपने लाइफ को मेंटेन कर सके, जो अपने लिविंग बीइंग्स होने को परफॉर्म कर सके, रख सके, वो हर एक प्रोसेस करे, वो न्यूट्रिशन ले, वो एक्सक्रीशन करे, वो डाइजेशन करे, वो रेस्पिरेशन करे, वो सर्कुलेशन करे, जो हर प्रोसेस करे जिससे वो लिविंग बीइंग रह सके, वो एक कंप्लीट सेल ही कहलाएगा। हर एक सेल के अंदर गैसियस एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होगा, वो न्यूट्रिशन लेंगे फूड के रूप में, वो न्यूट्रिशन गेन करेंगे उनसे, वो जो न्यूट्रिशन गेन करे और सेल के जो वेस्ट मटेरियल है उनको एक्सक्रीट करेंगे, वो एक सेल से दो सेल में डिवाइड होके अपना नेक्स्ट जनरेशन बनाएंगे। तो एक सेल जो है वो खुद में ही पूरक है, ऑटोनॉमस यूनिट है, इंडिपेंडेंट यूनिट है। एक सेल से कम कुछ भी लिविंग बीइंग्स नहीं कहला सकता है। नेक्स्ट क्या है, सेल को इतना सारा बात करा हमने सेल के बारे में कि सेल क्या है, हम लोग इतने बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म जो हैं वो किससे मिलके बने हुए हैं, तो ठीक है सेल से मिलके बने हुए हैं। सेल जो है वो किससे बना हुआ है, हम सेल के बारे में पढ़े कि कैसे कैसे उनका स्ट्रक्चर होगा, सेल के अंदर कैसे केमिकल कंपोजिशंस होंगे, किससे मिलके बना होगा, किस किस मॉलिक्यूल से मिलके बना होगा, सेल इंडिपेंडेंट कैसे है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से लेके एक वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो क्या है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो सब के सब सेल से मिलके बने हुए हैं। एक सिंगल सेल खुद में इंडिपेंडेंट लिविंग बीइंग है, वो हर लाइफ का हर एक प्रोसेस परफॉर्म करेगा जो एक लिविंग बीइंग को लिविंग होने के लिए चाहिए। ये सब हम पढ़ें, लेकिन तब पढ़ें जब हमको ये बात पता चला कि आखिर सेल नाम का कोई चीज़ होता है। तो वो सेल नाम का चीज़ पहली बार डिस्कवर किसने किया था? तो पहली बार डिस्कवर्ड रॉबर्ट हुक ने किया था। किसमें? उन्होंने एक कॉर्क में देखा, वहाँ पे कॉर्क में से एक थिन स्लाइस लिया और उसको जब ऑब्जर्व किया, प्रिमिटिव टाइप का जो माइक्रोस्कोप था जो कि बहुत ज़्यादा मैग्नीफिकेशन वाला नहीं होता था, उसके बाद आया माइक्रोस्कोप का और इम्प्रूव माइक्रोस्कोप वगैरह बात करें तो उस टाइम उन्होंने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से जब उन्होंने एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क का लिया तो उसमें देखा कि एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर उनको दिख रहा था, खाली हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, जो कि कैसा था, वो मधुमक्खी के छत्ते में जैसे आप देखते होंगे कि जब उसमें से मध निकल जाता है तो आप कभी मधुमक्खी के छत्ते को देखोगे तो उसमें आपको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिखता है जो कि एक कंपार्टमेंट रूम लाइक का होता है। इनको भी कुछ ऐसा ही दिखा जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो उनको दिखा कि छाल में कुछ ऐसे खाली लिटिल कंपार्टमेंट यानी जगह है जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का है। तो उन्होंने कहा कि ये जो लिटिल कंपार्टमेंट है वो ही क्या है, वो एक सेल है। तो सेल जो है वो लैटिन वर्ड से आया है सेल्यूला, जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ल्यूवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इम्प्रूव माइक्रोस्कोप से
पहली बार लिविंग सेल का डिस्कवर किया था। और वो कहाँ से पॉन्ड वाटर से, तालाब के पानी से। लिविंग कहने का मतलब है कि सेल के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, सेल लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म कर रहा है। लिविंग बींग्स होने के लिए जो सेल होना चाहिए वो सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उनके अंदर साइटोप्लाज्म है। लेकिन जो रॉबर्ट हुक डिस्कवर किए थे, उन्होंने क्या देखा था? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, लिटिल कंपार्टमेंट जो कि खाली था, डेड सेल था। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को डिस्कवर किया था, जिसमें क्या नहीं था? जिसमें साइटोप्लाज्म नहीं था। और साइटोप्लाज्म नहीं था तो कोई भी सेल अपने लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म नहीं कर पा रहा था वहाँ का। तो ल्यूवेनहॉक जो थे वो क्या किए थे? वो पॉन्ड वाटर में फर्स्ट टाइम लिविंग सेल्स का डिस्कवर किए थे। लिविंग सेल यानी कि सेल्स के अंदर क्या था? साइटोप्लाज्म था, वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस चल रहे थे, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चल रहे थे। तो उस वैसे सेल्स को हम क्या कहेंगे? लिविंग सेल्स कहेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या था? साइटोप्लाज्म था। ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन 1831 में ऑर्किड के रूट में डिस्कवर किए थे न्यूक्लियस। हम जो कंप्लीट सेल की बात करते हैं तो कंप्लीट सेल के अंदर क्या होना चाहिए? सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए, साइटोप्लाज्म होना चाहिए, न्यूक्लियस होना चाहिए, न्यूक्लियोप्लाज्म होना चाहिए। तो ये जो पूरे के पूरे सेल कहलाते हैं, जब ये पूरे केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं तो ये सब रहेंगे सारी चीज़, तभी सेल एक कंप्लीट सेल कहलाएगा। तो जो सेल के अंदर न्यूक्लियस की हम बात करते हैं तो उसको डिस्कवर करने वाले कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन। फिर बात करते हैं कौन? जेई पुरकिंजे फर्स्ट क्वाइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को पहली बार कौन दिया था? पुरकिंजे ने दिए थे। और उन्होंने प्रोटोप्लाज्म जो दिया, तो प्रोटोप्लाज्म कहते हैं किसको? तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? जो सेल के अंदर फ्लूइड पार्ट है, यानी कि वो सारे कंपोनेंट सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन से लेके और न्यूक्लियोप्लाज्म तक आते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? प्रोटोप्लाज्म कहलाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्केल्डिन, एमजे स्केल्डिन कौन थे? जर्मन जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट वो होते हैं जो जीव के बारे में पढ़ते हैं, जो एनिमल्स की स्टडी करते हैं, उनको क्या कहते हैं? जूलॉजिस्ट कहते हैं। तो उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? उन्होंने डिस्कवर किया था एनिमल सेल्स सिमिलर टू प्लांट सेल विदाउट सेल वाल। उन्होंने कहा था कि जिस चीज़ से बने होते हैं एनिमल्स, उन्हीं चीज़ से बने होते हैं प्लांट, यानी कि एनिमल्स भी सेल से बने होते हैं, प्लांट भी सेल से बने होते हैं। लेकिन एनिमल सेल और प्लांट सेल में एक चीज़ का डिफरेंस है कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता और प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। स्केल्डिन और स्वान प्रपोज्ड सेल थियोरी। दोनों जो साइंटिस्ट थे, स्केल्डिन और स्वान, इन दोनों ने मिलकर क्या दिया? सेल थ्योरी। और कहा कि ऑल प्लांट एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेलुलर प्रोडक्ट, दस सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल थ्योरी जो प्रपोज किए थे वो कौन थे? स्केल्डिन और स्वान। उन्होंने कहा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि प्लांट या एनिमल्स, वो सब के सब सेल से बने हुए हैं और सेल के प्रोडक्ट से बने हुए हैं। इसीलिए हम उनके बेसिक यूनिट को क्या कहते हैं? कि बेसिक यूनिट सेल है किसी भी लाइफ का। सेल्स और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स मतलब यानी कि सेल और उनसे जो भी बन रहा है वही चीज है किसी भी ऑर्गेनिज्म का आधार। ठीक है। नेक्स्ट विर्चॉय, रॉडोल्फ विर्चॉय 1855 में उन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया और कहा कि ओमिनिस सेलुला इज सेलुला। इसका मतलब हुआ कि ऑल सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी कि ऐसा क्या था सेल थ्योरी में जिसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ी? तो इसलिए मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि स्केल्डिन और स्वान ने जो सेल थ्योरी दिया था उसमें उन्होंने ये तो कहा कि हर एक ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ सेल से बना हुआ है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि आखिर सेल जो बना है वो आया कहाँ से। उसी चीज को विस्तार में समझाने आए विर्चॉ और उन्होंने कहा कि जो सेल है वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से आया हुआ, यानी कि ओमनिस सेलुला इज सेलुला, यानी कि जो सेल्स हैं वो उनसे आए हैं जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हुए सेल हैं, यानी कि सेल ही सेल को प्रोड्यूस कर रहा है। सेल थ्योरी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम कह ले क्या है, तो सिंपल सा बात है, जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे बने हुए? सेल से बने हुए और प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने हुए। फिर उसके बाद क्या था? मॉडिफाइड सेल थ्योरी, यही कि
ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बना हुआ है, और जो सेल है वो आया कहाँ से है, तो वो अपने पहले से आए हुए सेल से बन के आया, यानी कि जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं उनसे ही बन के आया है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट, ऑल सेल्स आर एलाइक, यानी कि सभी सेल्स कैसे हैं, एक जैसे हैं इन टर्म्स ऑफ केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, यानी कि वो सब सेल सिमिलर होंगे, एक जैसे होंगे, किस मामले में, तो उनकी केमिकल कंपोजिशन के मामले में और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के मामले में, यानी कि कुछ चीज़ तो कॉमन होगा हर एक सेल में। क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, और उनके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहे होंगे, जहाँ बनना भी हो रहा होगा और टूटना भी हो रहा होगा, जहाँ पे ग्लूकोज टूट भी रहा होगा तो ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन भी हो रहा होगा। ठीक है, इतना दिमाग नहीं लगाना है अभी, बस ये समझिए कि कोई रिएक्शंस है जो कंटिन्यूसली सेल के अंदर चल रहा है, और हर एक सेल के अंदर वो रिएक्शन चलता ही है, क्योंकि सेल को लिविंग बीइंग रहने के लिए वो रिएक्शन परफॉर्म करना जरूरी है, जो कि कहाँ होता है, लिविंग सेल के अंदर होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म में कंटिन्यूसली केमिकल रिएक्शंस चल रहे होंगे। तो हर एक सेल के अंदर एक बेसिक चीज़ तो कॉमन होगा ही, कि उसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा और न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, और इनके अंदर लगातार कोई रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एज अ होल इज एन आउटकम ऑफ द एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। कहने का मतलब है कि किसी ऑर्गेनिज्म को फंक्शन परफॉर्म करते हुए आप देखते हो तो वो किसकी आउटकम है, किसका रिजल्ट है। आप कह रहे हो कि आप एक मकान बना दिए, लेकिन जो आप बात करो कि ये मकान जो बना वो आउटकम किसका है, तो वो आउटकम वो हर एक लेबर का है जो इसको बनाने में हाथ लगाया। उसी तरीके से हम जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, हम कोई भी ऑर्गेनिज्म जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो सर्कुलेशन हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो वो फंक्शन जो परफॉर्म कर रहा है उसमें इकाई हाथ किसका है, वो सेल का है। सेल आपस में इंटरेक्शन किए, उनके रिएक्शंस हुए, तब जाके एक आउटकम निकल के आया, डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ, रेस्पिरेशन कंप्लीट हुआ। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है वो रिजल्ट किसका है, तो वो रिजल्ट है कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स का। आज हम यहीं तक करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल थ्योरी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ सेल थ्योरी। थैंक यू।